अस्सलाम वालेकुम। हम हाइपरटेंशन के बारे में बात कर चुके हैं और इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो अगली मंतकी चीज़ जिसके बारे में हम सोचेंगे वो ये कि ये बुरा क्यों है? ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना एक मसला क्यों है? और मैं ज़्यादा यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में 2 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हूँ या इनको 2 मुख्तलिफ नज़रियों से देखती हूँ। एक होगा दिल का नुक्ता नज़र और दूसरा होगा ब्लड वेसल्स का। और यहाँ पे आप इसको ऐसे तक़सीम भी कर सकते हैं जैसे कि एक चीज़ जो प्रेशर बना रही है या प्रेशर पैदा कर रही है जो कि दिल है, और वो चीज़ जो प्रेशर वसूल कर रही है। तो पैदा करना बमुकाबला वसूल करना, और इन दोनों चीज़ों के आपके जिस्म के लिए बड़े संजीदा नताइज हो सकते हैं। तो इसको यहाँ पे 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ मैं, और हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेशर वसूल करने वाली जगह से। तो हमारे पास बड़ी और दरमियानी साइज़ की आर्टरीज़ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वो आर्टरीज़ जिनका डायमीटर तकरीबन 25 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर के दरमियान 1 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर के दरमियान होता है। तो बुनियादी तौर पर ये वो वेसल्स हैं जिनको खून मिलेगा दिल से इन ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और फिर ज़ाहिर है कि आपके पास छोटी आर्टरीज़ भी हैं और आर्टीरियोल्स भी, और ये होंगी 1 मिलीमीटर से ये होंगी 0.01 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के दरमियान। ये बहुत ही छोटी होती हैं और ये प्रेशर वसूल कर रही हैं। ये दोनों प्रेशर को रिसीव कर रही हैं, और ये वाली ख़ासी छोटी और पतली होती हैं। तो ये दोनों प्रेशर रिसीव कर रही हैं, लेकिन यहाँ पैदा होंगे मसले। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है एक बड़ी और एक दरमियानी आर्टरी, जैसे कि ये, इसको मैं नीले रंग में दिखाती हूँ। समझ लें कि ये बहुत इलास्टिक है। अच्छा, इलास्टिक से मुराद वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जैसे कि रबर बैंड। रबर बैंड को हम बहुत ज़्यादा खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। फर्म से मुराद वो चीज़ है जो अपनी इलास्टिसिटी को खो देती है, यानी कि सख्त होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम इनकी बात कर रहे हैं, ये हैं इलास्टिक। और अगर आप इस इलास्टिक वेसल से हाई प्रेशर गुजारते रहेंगे तो वक्त के साथ साथ होगा ये कि वेसल बहुत फर्म हो जाएगी, अपनी इलास्टिसिटी खोना शुरू कर देगी, बिल्कुल एक पाइप की तरह। तो ये हो गया एक बदलाव, और दर हकीकत ये इलास्टिक से फर्म वाले बदलाव के होने को हम आर्टीरियोस्लेरोसिस कहते हैं। इसको मैं सफ़ेद रंग में लिख देती हूँ। और दर हकीकत बिल्कुल इससे मिलती जुलती चीज़ होती है दूसरी साइड पर भी, जहाँ पे छोटी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स होती हैं। इनमें भी बड़ा मिलता जुलता बदलाव आता है, और वक्त के साथ साथ ये भी इलास्टिक से एक फर्म पाइप में तब्दील हो जाते हैं। इनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और जब ऐसा छोटी आर्टरीज या आर्टीरियोल्स में होता है तो हम इसको आर्टीरियोलोस्लेरोसिस कहते हैं। आर्टीरियोलोस्लेरोसिस लफ्ज़ भी बहुत मिलता जुलता है। तो ये है इनमें फ़र्क, ठीक है? बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं, तकरीबन एक ही तरह का अमल भी होता है, लेकिन एक छोटी आर्टरीज़ में होता है और दूसरा बड़ी और दरमियानी आर्टरीज़ में। तो ये एक चीज़ है जो कि हो सकती है जब बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर इन वेसल्स से गुजरता है, ये फर्म बन जाती हैं। तो अब वापस चलते हैं बड़ी और दरमियानी आर्टरीज़ की तरफ। आपके पास ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं, और एन्यूरिज्म वो होता है जहाँ पे एक वेसल, फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरी एक वेसल है और इसके अंदर से खून जा रहा है, और चूँकि इस वेसल से मुस्तकिल ब्लड प्रेशर गुज़र रहा है, ब्लड प्रेशर के साथ गुज़र रहा है, इसकी दीवारें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी एक जगह से ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वाली दीवार अब कुछ ऐसी दिखेगी, और ये छोटा सा दबाव हो जाएगा कमज़ोरी की वजह से। और चूंकि ये कमज़ोर है, खून अब जाकर इस दीवार से टकराना शुरू करेगा और बाउंस बैक करेगा, यानी वापस आएगा, जो कि इस कमज़ोर जगह को और बड़ा कर देगा, और अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये शायद कुछ दिखने में ऐसी हो जाए, एक सैक या एक बोरी की तरह। और ये है एन्यूरिज्म। और अगर एन्यूरिज्म एक खून की बोरी है तो ये फट भी सकती है, जिसकी वजह से सारा खून बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, और इसी चीज़ को हम हेमरेज कहते हैं। तो आपके पास एन्यूरिज्म हो सकता है एक कमज़ोर वेसल की दीवार की वजह से। और अब अगर हम छोटी आर्टरीज या आर्टीरियोल्स को देखें तो वहाँ भी ना कि सिर्फ एन्यूरिज्म बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है, बल्कि टूटना और हेमरेज भी।
اور میں یہاں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویزلز یہ خود سے ایسے ہی اکیلے نہیں بیٹھی ہوتی ہیں، عموماً ایک آرگن کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ویزل، یاد رکھیں کہ یہ 0.01 ملی میٹر سے 1 ملی میٹر تک کی ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک کڈنی کے اندر موجود ہوں گی، یا کہہ لیں کہ ایک آنکھ کے اندر موجود ہوں گی۔ تو ان آرگنز کے اندر ہوتی ہیں یہ آرٹیریولز یا چھوٹی آرٹریز، اور جب یہ ایسی صورتحال میں ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آرٹری ٹوٹتی ہے یا ویزل ٹوٹتی ہے تو آرگن کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی کہ ہمیں ملتا ہے آرگن ڈیمیج۔ اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ویزل ٹوٹتی ہے اس پوائنٹ سے اور خون باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی ویزلز بہت اہم کردار نبھاتی ہیں ایک آرگن کے ٹھیک سے کام کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کڈنیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چھوٹی آرٹریز یا آرٹیریولز ٹھیک سے کام کریں، اور اگر یہ ٹھیک سے کام نہ کریں تو کڈنیز میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سب آنکھ میں ہو تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، بنیادی طور پر جس کا مطلب ہے کہ ریٹنا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ تو آپ کے پاس کڈنی ڈیمیج یا ریٹینوپیتھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس اینیورزم یا آرٹیریوسلیروسس ہو سکتا ہے، یا پھر آرٹیریولوسلیروسس ہو سکتا ہے، اور یہ سب جڑی ہیں اس بات سے کہ یا تو بلڈ ویزلز ٹوٹ رہی ہیں یا پھر وہ فرم ہو رہی ہیں، اور یہ سب پریشر وصول یا ریسیو کرنے والی سائڈ پہ ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔